हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है ये 2021 का सीआरपीसी का। तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। आपके पेपर्स चल रहे हैं, किसी के कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं कि पेपर्स सॉल्व करवा के डाल दिए। तो आपको अगर वीडियो फॉर्मेट में तो मैं टाइम मिलता है तो दे ही देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी बहुत बच्चों को चाहिए, तो पीडीएफ फॉर्मेट में अगर किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम जो चैनल है अपन ने अभी न्यू क्रिएट किया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग लीगल नोट्स जो भी होते हैं, हैंड रिटन नोट्स हो गए या फिर अलग अलग नोट्स हो गए या फिर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो वहाँ पे आप सेम नाम से लॉयर रोहित माथुर आप जब सर्च करेंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा मैं, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपको ये सब पीडीएफ जो भी पेपर्स हैं उसको वहाँ पे आप मिल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम शुरू। और हाँ, अगर और भी आपको कोई पेपर चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर कोई वीडियो मिस ना करें, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिनके भी पेपर हैं तो उनको इससे मदद मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों, कृत्य और उत्तरदायित्व बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं ये किशोर न्याय से संबंधित कहाँ से आ गया इसमें सीआरपीसी में। तो इसका एक जो लास्ट यूनिट जो है जोड़ी हुई है आगरा यूनिवर्सिटी में, तो इसके कुछ क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि स्टार्ट इसी क्वेश्चन से हुआ है। ठीक है, तो है ये सीआरपीसी का ही पेपर, लेकिन इस क्वेश्चन जो है इसमें जोड़ दिए हैं ये लास्ट यूनिट, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेक्शन 10, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन 12, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 11, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट, इनमें से कौन किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बाल देखरेख संस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल कल्याण अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी पोषक देखरेख, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, जहाँ पे भी आपको ये टिक लग रहा है, जिसका पेपर है उसने ये टिक लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस टिक के अकॉर्डिंग आपको ये जज नहीं करना है कि आंसर यही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आंसर वही हो जो टिक लगा हुआ है, इसीलिए कुछ टिक इसमें गलत भी लगे हुए हैं और कुछ सही भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको खुद का भी, आपको प्रैक्टिस के दौरान आप खुद भी समझ सकते हो कि ये गलत है। ठीक है, बाकी का तो मैं कंफर्म कर ही देता हूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं, सेक्शंस कितने हैं वो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर है आपका 112, ऑप्शन नंबर बी 86, ऑप्शन नंबर सी 108, ऑप्शन नंबर डी 110। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 112 सेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किशोर न्याय बोर्ड का कौन सदस्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी 2 सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सदस्य हो सकता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 से संबंधित है। जो संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बाल न्यायालय, जो कि चिल्ड्रंस कोर्ट है, वो तो होता ही होता है। ऑप्शन नंबर बी शिशु मैत्रीपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त व्यक्ति यानी फिट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, जहाँ पे भी उपयुक्त सभी आता है जरूरी नहीं है वो कोई ऑप्शन सही हो। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा बच्चे यही करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी देखा नहीं, उपयुक्त सभी, तो वो ऑल द अबव ही लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर है आपका पोषक कुटुंब, जो कि सेक्शन 230 में दिया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी संरक्षक, जो गार्जियन है वो 2 यानी सेक्शन जो क्लॉज है उसका 210 में दिया गया, सब 10 में। यहाँ पे सी ऑप्शन बालक, जो कि चाइल्ड है, वो 21 में दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप कमेंट करके मेरे को आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि आपने जे एक्ट पढ़ा होगा, तो आप मेरे को इसका आंसर खुद दीजिए। जिसका सही होगा उसका मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो इसका ज़रूर से ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ किस में दी गई हैं? बाल कल्याण शक्तियों के बारे में आपको बताना है। तो इसमें सेक्शन 29, सेक्शन बी, ऑप्शन बी है सेक्शन 27, सी ऑप्शन है आपका सेक्शन 30, सेक्शन और डी ऑप्शन है सेक्शन 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे 29, ठीक है, शक्तियाँ जो बताई गई हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल कल्याण समिति की कार्य एवं उत्तरदायित्व बताए गए हैं। कार्य और उत्तरदायित्व कौन से सेक्शन में बताए गए हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। तो उसमें 29 है और सेक्शन 20, सेक्शन 30 सॉरी, और सेक्शन 4, सेक्शन 4 में तो जे बोर्ड है, और सेक्शन 27 सेक्शन, तो बाल कल्याण जो समिति है वो 27 में तो गठन होता है उसका, तो 29 होती नहीं है। 20 जो 30 है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश की आवश्यकता है? यानी कि किसी को डेथ पेनल्टी देनी है तो उसके लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए? यानी हाई कोर्ट तो दे सकता है, लेकिन सेशन अगर कोर्ट दे सकता है तो उसको कन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। सेशन कोर्ट को नहीं जाना पड़ता, उसके ऑर्डर को जाना पड़ता है कन्फर्मेशन के लिए। तो उसमें कितने न्यायाधीश होने चाहिए जो कन्फर्म कर देंगे? या फिर उच्च न्यायालय अगर डेथ पेनल्टी दे तो कितने न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए? तो उसमें होने चाहिए 2, 3 या 5 या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, 5 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। किशोर न्याय बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड, ऑप्शन नंबर आपका ए है किशोर न्याय बोर्ड, जे बोर्ड, और ऑप्शन नंबर बी बाल कल्याण समिति जो कि 27 में है, या फिर सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज अ, क्या है ये तो सभी को पता होगा। प्रक्रियात्मक विधि है या मौलिक विधि है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि उसके नाम में ही प्रक्रिया लगा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस दिन प्रवृत्त हुआ था? तो 1 अप्रैल 1974 तो ये प्रवृत्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में अपराध को परिभाषित किया है? देखिए डेफिनेशन क्लॉज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको रट लेना आपको। और आपको नहीं पता है कि कैसे ट्रिक से याद करना है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको देख जरूर लेना। आपको 26 जो सबसेक्शन है इसके वो चुटकियों पे याद हो जाएंगे, आपको अलग से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अपराध को यानी अपराध यानी ऑफेंस को, ऑफेंस तो इसमें ए में बेलेबल यानी कि जमानती दिया गया है, डी में कॉम्प्लेंट दी गई है, एन में अपराध दिया गया है, जे में लोकल जुरिस्डिक्शन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर बी किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी या फिर दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। संज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो संज्ञेय 2C में देखो संज्ञेय दिया गया है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। 2D में कंप्लेंट दी गई है, ए में जमानती अपराध दिया गया है, बी में चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रत्येक जांच किसके द्वारा की जाती है? तो 2G 2 सबसेक्शन जी अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पुलिस अधिकारी जांच को नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कर सकता है। तो सी ऑप्शन दोनों या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जमानती और अजमानती अपराध को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी क्लासिफाइड किया गया है? तो ये आपको बताना धारा 300 में तो ये बताया गया कि कोई अगर अपराधी है उसको एक बार अगर ट्रायल कर दिया जाए तो दोबारा नहीं किया जाएगा उसी अपराध के लिए। ठीक है,
तो अगर बात की जाए धारा 265 ऑप्शन नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल, या डी सेकंड शेड्यूल। सेकंड में तो देखो फॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं, उस पर तो आपको जाना ही नहीं है। थर्ड में अगर आप देखोगे यानी ऑप्शन सी में देखोगे तो फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में परिभाषित है। 2D में देखिए 2D में कंप्लेंट दी गई है, क्योंकि कंप्लेंट यानी कि परिवाद। संज्ञेय मामला होता है 2C में, असंज्ञेय दिया गया है 2L में, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जमानती है 2A में, और डी में परिवाद, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से अन्वेषण कौन कर सकता है, यानी कि साक्ष्य एकत्रित जो करता है वो कौन करता है? मजिस्ट्रेट, न्यायालय या पुलिस अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। पुलिस अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन मामलों में पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञेय मामला, ऑप्शन नंबर बी असंज्ञेय मामला, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, संज्ञेय मामलों में कर सकती है पुलिस विदाउट वारंट के गिरफ्तार। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कार्य या लोप अपराध के अंतर्गत आते हैं जो, ऑप्शन नंबर ए किसी विधि के द्वारा दंडनीय, ऑप्शन नंबर बी पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद यानी कंप्लेंट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंडादेश जो सत्य न्यायाधीश दे सकते हैं, तो अगर सेक्शन 28 आप CRPC का पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष का कारावास, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष की अवधि का कारावास, ऑप्शन नंबर सी केवल जुर्माना, या ऑप्शन नंबर डी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, 29 सेक्शन को आप पढ़ोगे CRPC को तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर ए मृत्युदंड डेथ पेनल्टी, ऑप्शन नंबर बी आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष का कारावास, ऑप्शन नंबर डी केवल जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन गलत है? अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए हो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। निम्न में से, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं कुछ जल्दी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कोई खाली नहीं बैठा, किसी का टाइम जो ऐसा नहीं है वेला है, सभी का जो टाइम है कीमती होता है एग्जाम टाइम पे खासकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन गलत है? तो देखो जी में जांच दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, जमानती है। 2A में अवेलेबल ऑफेंस है, जमानती है, बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन में अपराध एन ऑफेंस बिल्कुल सही है। डी में अगर आप पढ़ोगे तो 2CC में कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय मामला होता है, इसमें असंज्ञेय अपराध दे दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार पुलिस नियंत्रक कक्ष स्थापित करेगी। अगर सेक्शन 41 का आप सी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक जिले में, ऑप्शन नंबर बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुलिस अधिकारी नाम पता बताने से इनकार करने पर किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है? देखिए गिरफ्तार कर सकता है वो 42 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 44 में मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता, ऑप्शन नंबर बी है, 44 सेक्शन में मजिस्ट्रेट करता है गिरफ्तार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973 मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अरेस्ट, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। तो 45 में दिया गया है, ये सब 45 में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की उद्घोषणा की गई है? फरार व्यक्ति की उद्घोषणा,
देखिए 82 में बताया गया है ये, 82 में। 81 तो वारंट मामले तक चलता है, 80 भी वारंट मामले से संबंधित होता है। 82 से 86 के बीच में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन संदिग्ध व्यक्तियों से प्रतिभूति ले सकता है, यानी कि सिक्योरिटी ले सकता है। सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया। सिक्योरिटी कौन ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, किस धारा में आभ्यासिक अपराधी के बारे में बताया गया है, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर। तो किस धारा में हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में जो है बताया गया है? तो इसमें सेक्शन 110 में ये सब बताया हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी धारा भरण पोषण से संबंधित है? ये तो सभी को रटी हुई होगी खैर। 125 से 128 तक दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत व्यक्ति जो भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी है। तो देखो, अगर 125 सेक्शन को आप पढ़ोगे तो उसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता तीनों कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस धारा में भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन का उपबंध किया गया है? तो देखिए 125 आप पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है मेंटेनेंस के बारे में, कौन कौन क्लेम कर सकता है। 26 में आप बात करोगे उसके प्रोसीजर के बारे में। 27 में बात करते हैं अल्टरेशन के बारे में, यानी कि परिवर्तन के बारे में। 28 में बात करते हैं एनफोर्समेंट के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानो बेगम, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको आप एक तरह से रट भी सकते हैं या फिर याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो है भरण पोषण से संबंधित है, यानी मेंटेनेंस से संबंधित है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो पुलिस को निवारक निरोध का कार्य से संबंधित है, 41 से लेकर देखो ऑप्शन नंबर 41 से लेकर 46 तक ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। 41 से लेकर 60 तक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 61 से लेकर 69 तक जो कि सम्मन के मामले में दिया गया है, सम्मन केसेस के बारे में, तो सम्मन मामला तो पूछा नहीं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 149 से लेकर 153 तक, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 154 से लेकर 160 तक, जो कि यहाँ पे 160 तक नहीं, ये 154 से लेकर 176 तक जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा संज्ञेय मामलों में इत्तला से संबंधित है? इत्तला होती है देखो इन्फॉर्मेशन, इत्तला से संबंधित यानी एफआईआर से संबंधित कह सकते हैं डायरेक्टली। तो एफआईआर से संबंधित अगर आप बात करो 160 में, तो देखो पुलिस विटनेसेस के बारे में बात करती है, और 154 में एफआईआर से रिलेटेड बात होती है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बात करते हैं सेक्शन 155 संबंधित है। देखिए एफआईआर से संबंधित अगर बात की जाए तो 154 में होती है, लेकिन 154 में सॉरी ये बात होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, लेकिन 155 में नॉन कॉग्निजेबल के बारे में बात होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी अवधि तक पुलिस अवरक्षा में रखा जा सकता है? ये तो आपको सभी को पता होगा, 24 घंटे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत साधक अधिकारी रिपोर्ट भेजता है, रिपोर्ट किसको भेजता है? वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम को, सत्र न्यायाधीश को, या फिर जिलाधिकारी को? देखिए थाने का भारत साधक अधिकारी जो रिपोर्ट भेजेगा वो भेजेगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे बात करते हैं। गलत विकल्प आपको यहाँ पे देखना है। अन्वेषण की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया
देखिए प्रक्रिया के बारे में अगर आप याद करो तो 154 से शुरू होता है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल के बारे में बताता है। 155 में, सॉरी 154 में एफआईआर से संबंधित, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है। 155 में नॉन कॉग्निजेबल, 156 में इन्वेस्टिगेशन, 157 में अन्वेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। देखो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग याद होता है तो बाद में ध्यान आ जाता है, तो ऐसे करके मेरे को तो याद आ जाता है। 158 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एफआईआर में देखो सी 154 में एफआईआर, ना कि सी में, सॉरी 159 में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन एफआईआर का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन एफआईआर का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका संज्ञेय अपराध से संबंधित पुलिस को सूचना देना। ऑप्शन नंबर बी है असंज्ञेय अपराध से संबंधित पुलिस को सूचना देना। ऑप्शन नंबर सी है संज्ञेय अपराध से संबंधित विलंब से पुलिस को सूचना देना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, असंज्ञेय अपराध से संबंधित पुलिस को सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संस्वीकृति यानी कन्फेशन अवलिखित करने की शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महानगर मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी बी पुलिस अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा कन्फेशन से संबंधित है यानी संस्वीकृति से संबंधित है? तो 161 या 164, 167, 169, तो 164 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धारा बलात्संग से पीड़ित की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आपका 164 ए। ऑप्शन नंबर बी है आपका 164 ए, सॉरी 164। ऑप्शन नंबर सी 154। ऑप्शन नंबर डी धारा 155। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब 24 घंटे में अन्वेषण पूर्ण ना हो सके तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा लागू होती है? तो आपके ऑप्शन हैं धारा 167, धारा 157, ऑप्शन नंबर सी धारा 147, ऑप्शन नंबर डी धारा 177। तो देखिए धारा 177 तो इस चैप्टर से ही निकल जाती है, तो ये तो आएगी नहीं। धारा 147 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी इस चैप्टर में नहीं आता है। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है 154 से लेकर 176 तक। तो अब बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुलिस रिपोर्ट के आवश्यक तत्व हैं। पुलिस रिपोर्ट के आवश्यक तत्व यहाँ पे आपको बताने, पक्षकारों के नाम। ऑप्शन नंबर बी सूचना की प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। आत्महत्या मामले में पुलिस अधिकारी किसको सूचित करेगा? सुसाइड के मामले में जो है किसको सूचित करेगा? तो इसमें दिया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सी है ऑप्शन में हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। डी है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो देखिए कोई भी जज अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो वो थोड़ी ना कोर्ट छोड़ के आएगा। कौन आएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट तो आएगा नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुलिस अधिकारी किसको सूचना देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एफआईआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बतानी है। ये तो इजी हो जाएगा सभी के लिए। अगर हिंदी में देख के कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश को देख के कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ईजी हो जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है? तो देखो इस पे कई क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे, अब तक हम कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं।
तो धारा 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात होती है। 57 में किससे रिलेटेड बात होती है पता है? इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के बारे में। 154 में एफआईआर से संबंधित बात होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यदि पुलिस थाने में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुलिस थाने में बार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है तो धारा 154 के अनुसार सूचना का सार किसे भेजा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर बी डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी के 50 क्वेश्चन है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो आएगी। तो अगर आपको आगे भी चाहिए वीडियो तो फटाफट से कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना तो आपको जाना ही नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो कमेंट जरूर कर देना अगर आपको वीडियो नेक्स्ट भी चाहिए।